हेलो फ्रेंड। बुकलिटी.com में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इकिगाई पुस्तक के अगले चैप्टर नंबर 3 में लोगोथेरेपी से इकिगाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फिर उन्होंने फ्रैंकल से पूछा, आप अपनी मानस शास्त्रीय थेरेपी यानी लोगोथेरेपी के बारे में एक पंक्ति में क्या बताएंगे? इस पर फ्रैंकल बोले, हमारी थेरेपी में मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। फ्रैंकल ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा, मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इससे मरीज को जीने के लिए कोई न कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वो आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का अपना जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। जीने का उद्देश्य। वियना क्लिनिक में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। उन्होंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से 80% लोग मानते थे कि उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई उद्देश्य है और 60% लोगों का यह मानना था कि उनके जीवन में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए वह मर मिटने के भी तैयार है। जीवन के असली अर्थ की खोज में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना ही फ्रैंकल के जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया और उनके खोज कार्य में अजीब सी गति आ गई। लोगोथेरेपी को अगर संक्षिप्त में बताना है तो उसे नीचे दी गई 5 पंक्तियों में बताया जा सकता है। पहला, लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। दूसरा, थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तीसरा, मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, खासकर निराशा के समय में। चौथा, मरीज अपनी मर्जी से उस उद्देश्य का चयन करता है या उसे नकारता है। पाँचवां, उसे मिले इस नए उद्देश्य की मदद से वह समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है और नई विचारधारा और सकारात्मक नज़रिए से जीवन जीने लगता है। फ्रैंकल अपने खुद के सिद्धांतों के साथ जीने के लिए और समय आया तो मरने के लिए भी तैयार थे। ऑस्ट्विट्ज़ में जब वह कैद में थे, यानी वह जब जेल में थे, तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात जानी। उन्होंने जाना कि आप लोगों से हर एक चीज़ छीन सकते हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से कभी भी नहीं छीन सकते। ये सभी बातें उन्होंने खुद अपने अनुभव से जानी और बिना किसी की मदद के खुद समस्याओं का सामना भी किया और इसी चीज़ से उन्हें जीवन भर प्रेरणा मिली। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नवनिर्माण की वजह बनती है, इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने ऐसी कल्पना की कि जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है उसे कैसे का जवाब भी मिलता है। फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर का तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के प्रगत जग में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने के बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले इसी भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आने लगते हैं आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका एक ही प्रकार है।
इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूँगा? इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं? इस सवाल का जवाब वे खोज करने लगते हैं। असल में वे इकिगाई की खोज करने लगते हैं। मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। वियना पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल में फ्रैंकल ने जब परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि 44% लोग कम ज़्यादा मात्रा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकल अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य को कृति में परिवर्तित किया। जब वो अपने भूतकाल में झांककर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया और इसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्टेक कहते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। दूसरा, हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीज़ें घटने लगती हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देंगे तो वह चीज़ हम में से अपने आप दूर जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकल के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। केस स्टडी नंबर फर्स्ट। विक्टर फ्रैंकल। जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप नाजी प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों को जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज़्यादा थी। लेकिन फ्रैंकल के बारे में भी यह बात सही साबित हुई। वहाँ से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला उदाहरण है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहाँ से बाहर आकर वह जब ऑस्ट्विट्ज़ में आए, यानी जेल में आए, तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर लिख कर रखते थे। केस स्टडी नंबर 2। अमेरिकन राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से एक राजनीतिज्ञ फ्रैंकल की सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वह पहले से ही मनोचिकित्सक की सलाह ले रहे थे। फ्रैंकल ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और परराष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो भी मनमुटाव है उसे दूर करे और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करे जैसे दोनों ही एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वह उस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रैंकल ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं है, बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है, इस बात से उन्हें परेशानी है। कुछ सालों बाद फ्रैंकल को एक नेता से पता चला कि वह राजनीतिज्ञ अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियाँ दूर हो गई है। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस राजनेता को कोई मनोचिकित्सक की ज़रूरत नहीं थी। असल में उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझने की भी ज़रूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो वे अपने आप ही ज़्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी नंबर 3। आत्महत्या कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया। फ्रैंकल के क्लिनिक में अपना